अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड भी मौजूद अगर मैं कुछ हमले जनाब जाते जाते भी काम दिखा गए हैं। इमरान खान को फेस सेविंग देने की एक और कोशिश पकड़ी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक मरतबा फिर कानूनी तौर पर इस फैसले में इमरान खान के केस और ईमानदारों के फेस दोनों के ही पर खच्चे उड़ा के रख दिए हैं। यकीन जाने कि जिस दिन से इस एक्ट को यानी नैब कवानीन में तरमीमी जो तरमीम की गई थी, इस कानून को जिस दिन से इमरान खान ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तकरीबन आज से को 12-14 महीना पहले, उस वक्त जब ये दरख्वास्त को मंजूर किया गया था समाअत के लिए और जिस वक्त इस केस के लिए बेंच की तश्कील दी गई थी, उस वक्त से हर खासतौर पर वो तमाम लोग जो पाकिस्तान की सियासत या इस वक्त की ये जो खींचातानी है उस पर तवज्जो रखते हैं, उन सब को मालूम था कि इस केस का फैसला क्या आएगा। सबको मालूम था कि इस केस का जो फैसला है वो 2-1 की अक्सरियत से आएगा। सबको मालूम था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस केस के खिलाफ यानी इमरान खान के केस के खिलाफ फैसला देंगे। सबको मालूम था कि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ये इमरान खान की इस दरख्वास्त को तस्लीम करते हुए पार्लियामेंट को शिकस्त देने के लिए इमरान खान की इस कोशिशों में उनके हम रकाब होंगे और नैब कवानीन को यकसर मुस्तरद कर दिया जाएगा और इन तरामीम को काला दम करार दे दिया जाएगा। 55 समातें तो महज एक आई वॉच थी, सिर्फ एक ढकोसला था ये बताने के लिए कि जनाब को कानून पर अमल दरामद हो रहा है, अदालत लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तू ही दे दे, तू ही दे दे, इस तरह की चीज़ें चली थी। भाई तू भी आ जा, तू भी आगे दलाइल दे दे, तू भी आ जा, तू भी आगे दलाइल दे दे। फैसला तो स्मार्ट एंड स्वीट फैसला तो लिख के रखा गया था, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अगर आप फैसला पढ़ें तो आपको सीधी सीधी बात नजर आएगी कि इमरान खान जिनको चोर कहता था सुप्रीम कोर्ट ने और उमरता बंदयाल साहब ने उनको भी चोर करार दिया। जिनके बारे में इमरान खान कहता था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने कह दिया जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बारे में ये बात कही गई थी कि जनाब हमें एक बयानिए की जरूरत है क्योंकि इस वक्त हम बयानिया लेस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के चक्कर में इमरान खान को दे दिया कि जनाब मैं कल भी ठीक था। देखें अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अंगूठा लगा दिया है मेरे फैसले पर कि जनाब ये सारे के सारे चोर डाकू लुटेरे हैं, क्योंकि इस फैसले के नतीजे में ये जो केसेस बंद किए गए थे वो केसेस सारे के सारे खुल जाएंगे। और तो और वो बेचारे को भी जुम्मा 8 दिन हुए अनवारुल्लाह काकड़ साहब को जो हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका केस भी इस फैसले की रोशनी में खुल गया। दोस्तों हूँ होर की करना है। अब जिन जिन लोगों के इस केसेस में जो हैं वो फैसले वो खुले हैं उनमें जनाब नवाज शरीफ जरदारी और गिलानी साहब के जो तोशा खाना के में रेफरेंसेस हैं वो बहाल हो गए हैं। अनवारुल्लाह काकड़ साहब के खिलाफ रेफरेंस जो है बहाल हो गया है। शाहिद खान अब्बासी साहब के खिलाफ LNG रेफरेंस बहाल हो गया है। राजा परवेज अशरफ साहब के खिलाफ रेंडर पावर रेफरेंस बहाल हो गया है। इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ ये जो रेफरेंसेस हैं ये बहाल हो गए। सवाल है, मेरे नज़दीक सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जाते जाते उमरता बंदयाल साहब ने फैसला दिया, बिल्कुल ठीक है क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश थी कि इस केस का वो फैसला दें, कोई दो राय नहीं। लेकिन इस केस का फैसला सामने आने के बाद जिस तरीके से धमालें डाली जा रही हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। इस चक्कर के अंदर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये फैसले के जो अगराज़ो मकासद हैं वो कुछ और हैं, इस फैसले के मकासद जो हैं वो कुछ और हैं और इस फैसले के नतीजे में जो अमल है वो कुछ ऐसा किए जाने वाला है जो मेरे और आपकी नज़र से यकीनी तौर पर पोशीदा होगा। और मुझे इस तरह के इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि अगर इस केस को नज़र सानी में भी लेके जाया जाएगा तो नज़र सानी में इस केस का ये जो फैसला है ये बरकरार रहेगा। क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है मैं गलत हूँ कि ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक आया। आप कह रहे होंगे यार ये क्या बात होगी, ये इस्टेब्लिशमेंट यही चाहती थी। लेकिन जिस तरह की धमाले मैंने आपको बताया ना आपके पढ़ रही हैं, उन धमालों के बाद तो ये इस बात का इम्कान होता नज़र आ रहा है क्योंकि धमाले पड़ी हैं। अब इलेक्शन नहीं होंगे, अब इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन को भूल जाएं, एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होगा। इस बात किसी को भागने की, किसी को छुपने की इजाज़त नहीं रहेगी। वो मामू का भांजा नहीं है वो कामरान खान, सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया, सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट का उन्वान था भूल जाए इलेक्शन को। भाई एडी केड़ियां तेनों पैन खुशियां चढ़ गई हैं, फैसले आए ना और क्या हो गया। लेकिन इसके पीछे जो कहानी है मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 1985 वाला एक एक्शन रिप्ले है। हमारे बहुत सारे नौजवान दोस्त जो तारीख से इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखते, पढ़ने लिखने के इतने ज़्यादा शौकीन नहीं हैं, लेकिन अगर वो गूगल करें तो उनको पता चल जाएगा कि
जनरल ज़ियाउल हक के ऊपर जब एक टाइम पर दबाव आ गया बहुत ज़्यादा कि जनाब इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, तो उन्होंने एक ख़ास बंदोबस्त किया, असम्बली बनाई, लेकिन उस असम्बली में सियासतदानों और सियासत का अमल दखल बहुत ही हद तक महदूद रखा गया। एक कठपुतली असम्बली बनाई गई और मोहम्मद खान जुनेजो साहब को, मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनको जनाब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। वो अलग बात है कि मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने एक आम पॉलिटिशियन, लेकिन उन्होंने जमहूरियत के लिए वो सारे कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए जो इनसे पहले किसी को तौफीक नहीं हो सकी थी। उन्होंने हकीकी मानों में जनरल ज़ियाउल हक को मार्शल लॉ उठाने में मजबूर कर दिया और वो अफ़गान जंग के लिए जो इस चक्कर के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा डॉलर शालर किए थे, यहाँ पर पेप्सी कोला की फैक्ट्रियाँ और टोयोनासिक के जो प्लांट लगे थे, उन सारी कहानियों को मुकम्मल तौर पर बेनकाब करके रख दिया। ऐसा लग रहा है कि 1985 का ही एक्शन रीप्ले जो है वो चलने वाला है। एक ऐसी असम्बली जो है वो तश्कील पाने जा रही है जहां में सियासी जमातों और सियासतदानों का अमल दखल कम होगा। जो असम्बली में मौजूद होंगे उनकी डोरियां कहीं और होंगी और ये जो असम्बली है ये बुनियादी तौर पर हकीकी मानों में एक कठपुतली असम्बली तस्वुर की जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं आता, एक क्लिप है जो मैंने थोड़े दिन पहले देखा था हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब किसी टीवी टॉक शो में बैठे थे और वो जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ होने वाली अपनी कोई मुलाकात या इंटरेक्शन या राब्ता वटएवर उसका जिक्र कर रहे थे और उनका ये कहना था कि मुझे ऐसा लगता है, यानी उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात या राब्ते के बाद हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ये कह रहे थे कि मुझे ऐसे लगता है जैसे नून लीग के लिए रास्ता हमवार हो गया। नून लीग आएगी, इक़्तिदार में आएगी और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कह रहे हैं। वो कह रहे थे कि मुझे ऐसे लगता है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आएगी, रास्ते खुल रहे हैं, रास्ते हमवार हो रहे हैं और मुस्लिम लीग नून को नेशनल असम्बली में 60 से 70 सीटें मिलेंगी। 90 सीटें मिल जाएं तो समझे कि काम पक्का हो गया। और इसीलिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी JUI और MQM का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इन्हीं जमातों पर मुश्तमिल एक हुकूमत जो है मुस्तकबिल के अंदर तश्कील पाएगी और नवाज शरीफ साहब उसको हेड करेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ऐसी असम्बली तश्कील पाएगी जहां पर किसी के लिए खुलकर खेलने का इम्कान नहीं होगा। वो तमाम के तमाम लोग जो असम्बली में मौजूद होंगे वो पाबंद होंगे। जनाब अगर गाड़ी पर झंडा लगना है तो जो डंडा है उसकी बात माननी है, इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। अगर नंबर्स पहले तय हैं कि जनाब 60 या 70 या 80 सीटें मिलनी हैं मुस्लिम लीग नून को, 15 सीटें मिलनी हैं जनाब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को, जनाब 16 सीटें मिलनी हैं MQM को, जनाब 9 सीटें मिलनी हैं JUI-F को, और इस हिसाब से नंबर पूरे करके खुसूसी नशिस्तें डालकर 172 174 का आज़ाद उम्मीदवार शामिल करके ये 172 174 का नंबर बनाना है, तो बात तो बड़ी सामने आ गई ना जी कि जो वो असम्बली होगी वहाँ पर अपोजिशन भी उतनी ही ज़्यादा तगड़ी होगी। इसका मतलब ये है कि उस असम्बली में पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस भी होगी और उस असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस भी होगी, ऑल्दो कि वो अपोजिशन में होंगे। और किसी भी वक्त वहाँ पर भी ये 9 अप्रैल की सिचुएशन को डेवलप किया जा सकता है। उधर से खिलाड़ी इधर आ जाएं, इधर से खिलाड़ी उधर चल जाएं, इस तरह के ऑप्शन को मौजूद रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो फैसला है जनाब उमर अता बंदयाल साहब का, ये बहुत ही ज़्यादा पर्पसेस को सर्व कर सकता है। और इस जो है सूरत हाल में जो ताज़ा तरीन चीज़ें सामने आ रही हैं वो इस तरफ इशारा दे रही हैं कि जनाब इस केस के फैसले ने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके अंदर इजाफा कर दिया। अगर आप गौर करें तो इस वक्त इमरान खान साहब जेल में हैं, ठीक है जी, इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी सारी की सारी जमात जो है ना यूँ लाइन में खड़ी है, दीवार के साथ लगी है। हर उनकी जमात के बंदे के अंदर एक डर और खौफ पैदा है। दूसरी कौन सी इस वक्त जो पॉलिटिकल फोर्स है वो मौजूद है, मुस्लिम लीग नून इस वक्त कॉन्फिडेंस में है, उनको नज़र आ रहा है कि हम इक़्तिदार में हैं। ठीक है जी, पीपल्स पार्टी है वो अग्रेसिव नज़र आ रही है, वो हार्ड लाइन्स ले रही है, क्योंकि उसको सिंध के में अपनी हुकूमत को बचाना है और उस हुकूमत को बचाने का जो चैलेंज है उन्हें इस वजह से दरपेश है
कि वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून, MQN, GDA और मौलाना साहब मिलके जो है एक और MQM मिलके एक इत्तेहाद बनाना चाह रहे हैं और पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने चाह रहे हैं। इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि ये सारे पिछली मरतबा भी इकट्ठे थे, तब भी पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना उनके लिए मुमकिन नहीं था। इस मरतबा पीपल्स पार्टी के लिए सिचुएशन इस वजह से है थोड़ी सी कि इस मरतबा जो एक वेवलेंथ है, कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं कि इक़्तिदार के ईवानों का खेल ज़रा मुख्तलिफ होने जा रहा है और पीपल्स पार्टी को जो अमल वो जो है इंतज़ामी अमूर उनसे अलग किया गया है। उनका केस क्या है? उनका केस ये है कि जनाब अगर आज चीमा कैबिनेट में हो सकता है, अगर तौकीर शाह प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो सकता है, अगर फवाद हसन फवाद जो है वज़ीर हो सकता है, अगर उमर सैफ जो है वो काबीना का मेंबर हो सकता है, तो साढ़े बंदे भी तो हो सकते सन सिंध काबीना के मेंबर। क्यों नहीं आपने बनाए? हमें तो बिल्कुल हमारा जो असूल रसूख है सिंध कैबिनेट में वो ख़त्म कर दिया गया। इस चक्कर के अंदर ये जो फैसला है इम्पोर्टेंस रखता है। नवाज शरीफ साहब की जमात इस वक्त जो कॉन्फिडेंस है वो उस कॉन्फिडेंस को ऊपर जा के रोकने में काम आएगा, उनको काबू में रखने के लिए काम आएगा, पीपल्स पार्टी को काबू में रखने के लिए काम आएगा, निगरानों को काबू में रखने के काम आएगा, क्योंकि इमरान खान जेल में, बाकी सब उबलते हुए तेल में मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा डीप किस्म का फ्राई हो ना उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखें ना, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज केस बहाल हो गए, ठीक है जी। आसिफ जरदारी, अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद, ओमनी ग्रुप केस बहाल हो गए जनाब। राजा परवेज़ अशरफ केस बहाल हो गए जनाब। शौकत तरीन केस बहाल हो गए जनाब। यूसुफ रज़ा गिलानी, सेनेटर अब्दुल कादर, फरजाना राजा, सेनेटर रुबीना खालिद, सेनेटर यूसुफ बलोच, सलीम मांडवी वाला, रहमत अली साबिक वज़ीर, असफंदियार खान काकड़, फॉर्मर पंजाब असम्बली स्पीकर सबतैन खान, नवाब असलम रईसानी, लश्करी रईसानी, ये वो तो सारे लोग हैं जनाब जो बेनिफिशरी रह चुके थे, बहाल हो गए। अब क्या होगा? अब ये होगा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तवील अरसे के लिए किसी भी पसंदीदा बंदे को अंदर रखा जा सकता है। इनमें से जो लिस्ट मैंने आपको बताई है ये लिस्ट इंटैक्ट है। अभी थोड़े दिन पहले एक खबर आई थी कि जनाब नादरा में एक हाज़र सर्विस बंदे को चेयरमैन लगाने का फैसला किया गया नादरा में, ठीक है जी। अगर हाज़र सर्विस नादरा में लग सकता है तो हाज़र सर्विस नैब में नहीं लग सकता। अगर नैब में लग जाए तो इमरान खान या बुशरा बीबी साहिबा का केस आए और नैब उनकी कस्टडी ले तो कितने दिन के लिए जाएंगे? इस कानून के मुताबिक उन्होंने 15 दिन के लिए जाना था। इस कानून के ने तरामीम ख़त्म होने के बाद अब वो जाएंगे 90 दिन के लिए। जरदारी साहब, ओमनी ग्रुप या बाकी लोगों के साथ भी अगर इस तरह की कार्रवाई हो तो 90 दिन। अगर वो 90 दिन सारे के सारे इंतखाबात के करीब का टाइम हो तो आप मुझे बताएं कि सियासी जमातों का क्या हाल होगा? जनाब उनको समझ में नहीं आएगी हमने जाना किस तरफ है। और शायद मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मुझे इस तरह के इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि इस मरतबा ऐसी ही कुछ गेम होने जा रही है। ये जो नैब कवानीन को, पार्लियामेंट को बिल्कुल ही अंडरमाइन किया गया है, इसमें जो पैगाम है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने अगर रिव्यू जाता है तो क्या होगा? उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह पर कोई और सीनियर मोस्ट जज जो है, मिसाल के तौर पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद या अफरीदी साहब, वो इस केस में शामिल हो जाएंगे। इस केस के रिव्यू होगा। रिव्यू होने में जो नुक्ता आएगा बुनियादी तौर पर वो आएगा पार्लियामेंट कि जनाब पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कानून साजी का। इसी एक बुनियाद के ऊपर तो उसको चैलेंज किया जाएगा। अदरवाइज 50 करोड़ की लिमिट मुकर्रर करना, मुकदमात वापस करना, सारे के सारे वो तमाम लोग जो पोलिटिकल लीडरशिप है वो इसके बेनिफिशरी होना, ये इस बात की तरफ सबूत है कि ये जो कानून बनाया गया था ये ज़ाती फ़ायदे के लिए बनाया गया था और आईन पाकिस्तान के तहत ज़ाती फ़ायदे के लिए कोई कानून नहीं बन सकता। अगर कानून बनाना था तो ये कहा जा सकता था कि जनाब इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर अवामी ओहदे पर जो लोग मौजूद हैं वो पुराने उसी पर चलेंगे, ठीक है जी, वो पुराने, उनके मुकदमे पुराने ही चलेंगे, वो इस नैब कानून से इस्तिफादा हासिल नहीं कर सकते। तो पता लगता कि जनाब इन्होंने अपने लिए कानून नहीं बनाया, लेकिन अब चूंकि बनाया था और यही एक नुक्ता है जिसने नज़र सानी में आना है और नज़र सानी में आने के बाद पता चलेगा कि जनाब इस केस का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट को भी लेके आ रहे हैं। देखना यह है कि अब इसमें कौन सी नई सूरत हाल डेवलप होती है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।